हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। सो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, एंड दिस इज द 4th पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो अभी तक 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का पहला टर्म है वाउचर। अब वाउचर क्या होता है, देखिए हमारे पिछले एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग जो ABC लिमिटेड था जिसका फर्नीचर का काम था, उसने 100 चेयर्स खरीदी थी, ठीक है। अब उसने 100 चेयर्स लेट्स से XYZ लिमिटेड से उसने 100 चेयर्स खरीदी थी। ये था सेलर और ये एक तरीके से हो गया बायर, ठीक है। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं किसी से तो जो सेलर होता है वो एक इनवॉइस हमें देता है। इनवॉइस मतलब एक तरीके का बिल, ठीक है। वो इनवॉइस एक उसकी कॉपी अपने पास रखता है, एक हमें देता है, ठीक है। उस इनवॉइस के बेसिस पे हमारा जो एक अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हमें किसको कितने पेमेंट करना है, हमने कहाँ से कितना माल परचेज़ किया है और इन फ्यूचर कहाँ पे कितना पेमेंट करना है और कितना पेमेंट किया जा चुका है, वो उस चीज़ का ख्याल रखता है। तो वो डिपार्टमेंट जो होता है वो उस बिल या फिर इनवॉइस के बेसिस पे वाउचर्स बनाता है। वाउचर्स तो उन वाउचर्स को क्यों बनाता है? क्योंकि इन फ्यूचर जो भी हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज हम पास करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसमें वो वाउचर्स जो है एक एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। एविडेंस इन द सेंस कि हमने ये पर्टिकुलर माल इस बंदे से खरीदा, इतने अमाउंट का खरीदा और किस डेट पर खरीदा, इन सब चीज़ों की एंट्री उस वाउचर में होती है। उन वाउचर्स को एक एविडेंस के तौर पे फ्यूचर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वाउचर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट होता है यूज्ड बाय अ कंपनीज अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट कंटेनिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अ इनवॉइस। एक इनवॉइस का जो हमारा बिल हमें मिला उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली व्हेन वी परचेज गुड्स वी मेक वाउचर्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स इन द फ्यूचर। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, जनरली सेल्स वाले भी बना लेते हैं, लेकिन मेन जो इसका एंट्री होती है वो परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में होती है और वो वाउचर्स बनाते हैं और अपने अकाउंट्स को फ्यूचर में मेंटेन करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर इनवॉइसेस रिसीव्ड। ऑब्वियसली जब इनवॉइस रिसीव हो जाता है उसी के बेसिस पे हमारा वाउचर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। तो व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट जनरल भाषा में बोले तो छूट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए अब ABC लिमिटेड ने चेयर्स खरीदी थी 100, ठीक है, XYZ लिमिटेड से 10,000 रुपीज़ में। सपोज 10,000 रुपीज़ में अगर XYZ कहता कि चलिए मैं इस पे 10% का आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आपने 100 चेयर्स खरीदी है तो 10,000 पे 10% का मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो अगर वो इस पे डिस्काउंट देता 10% का तो ये हमें चेयर्स पड़ती 9,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन हुआ एक तरीके से, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो इसने सेल किया उस पर जो डिडक्शन दिया उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। जनरली इट इज डन आइदर टू इनहेंस द सेल और टू टेक इमीडिएट पेमेंट। देखिए अब सपोज कोई अनदर कंपनी है एक, वो 10,000 रुपीज़ में चेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, उसके लिए अनअफोर्डेबल प्राइस है। लेकिन अगर इसने डिस्काउंट इशू कर दिया, ठीक है, इसने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं चेयर्स पे 10% डिस्काउंट दूंगा, तो क्या अब ये भी एक बायर इंक्रीज हो जाएगा और XYZ की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी? सीधी सी बात है। तो इट इज़ डन आइदर टू इनहेंस द सेल। ऑब्वियसली जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर किसी से अगर इमीडिएट पेमेंट लेना हो तो भी हम ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे इतने टाइम के अंदर पेमेंट दे दोगे या फिर आज की आज पेमेंट दे दोगे तो मैं इतने % का डिस्काउंट दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के 2 प्रकार हैं। डिस्काउंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एन अग्रीड % ऑफ लिस्ट प्राइस। देखिए जैसे ये इसमें XYZ लिमिटेड ने 10% ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि मैं सभी बायर्स को 10% डिस्काउंट दूंगा, इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ये था एक ट्रेड डिस्काउंट जो सभी को मिलना ही मिलना था, ठीक है। और अगर वो ये कहता कि अगर तुम मुझे आज के आज ही 9,000 रुपये का पेमेंट कर देते हो तो मैं अनदर 5% डिस्काउंट तुम्हें दूंगा, तो इमीडिएट पेमेंट लेने के लिए या फिर कैश पेमेंट लेने के लिए हाथ के हाथ
कुछ अलग से डिस्काउंट दिया जाता है पेमेंट करते वक्त, उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। तो ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एन अग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस, ये 10,000 का 10% जो था, इट वॉज अ अग्रीड परसेंटेज, ऑलरेडी डिसाइडेड परसेंटेज, इट वॉज अ ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स इट इज़ डन टू इंक्रीज द सेल। देखिए, जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकता है, कर पा रहा है, वो भी अब अफोर्ड कर पाए, इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट इशू किया जाता है। और कैश डिस्काउंट किस लिए होता है? डिडक्शन अलाउड बाय सम सेलर्स टू मोटिवेट कस्टमर्स टू मेक अर्ली पेमेंट और इमीडिएट पेमेंट। किसी भी कस्टमर से अर्ली पेमेंट लेने के लिए, उससे कैश हाथ के हाथ लेने के लिए एक कैश डिस्काउंट इशू किया जाता है। लेट्स से इसमें अगर वो कहता है कि 9,000 रुपये का तुम मुझे आज के आज पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें अनदर 5% डिस्काउंट दूंगा, तो उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। डिडक्शन अलाउड बाय सम सेलर्स टू मोटिवेट कस्टमर टू मेक अर्ली पेमेंट और इमीडिएट पेमेंट। इट इज़ नॉट अ फिक्स परसेंटेज, इट इज़ द वेरिएबल परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द डील। कोई भी डील हुई उस पर जो डिपेंड करता है इसका कितना परसेंटेज हमें देना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट उनको दिया जाता है जो कस्टमर्स हमारे पास माल खरीदने के लिए आए, मींस सारे कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो कैश पेमेंट करते हैं। अब बात करें कि इनकी एंट्रीज कैसे होगी। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, जबकि कैश डिस्काउंट की हम अलग से एक एंट्री अपनी फाइनेंशियल बुक्स में करते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी हमें पता है किसको, सभी को देना है, और ऑलरेडी हम उसमें से अमाउंट डिडक्ट करके दिखाते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट का कोई ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, परसेंटेज भी डील पे डिपेंड करता है। कभी कभी डिसाइड कर लेते हैं सेलर्स कि हम कैश डिस्काउंट अगर कोई देंगे तो इतना % देंगे, फिर भी पर्टिकुलर डील पर भी डिपेंड करता है कि आप उस डीलिंग में कितना % डिस्काउंट दे पा रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमें अकाउंट बुक्स में करनी होती है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? देखिए, रिबेट और डिस्काउंट जनरली सेम टर्म्स ही लगती हैं, बस कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। कब देखिए, इनमें जो अंतर है ना वो सिर्फ रिटन फॉर्म में है, बाकी ओरिजिनल डे टू डे लाइफ में इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। फिर भी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने के लिए हमें यही आंसर लिखना है जो हमें ऑनलाइन दिया हुआ है या बुक्स में दिया हुआ है। तो अ रिबेट इज अ पेमेंट बैक टू अ बायर ऑफ अ पोर्शन ऑफ द फुल परचेज प्राइस। जैसे ABC लिमिटेड ने जो पेमेंट किया था वो उसने 9,000 रुपीज़ का किया था, 10,000 सपोज 10,000 का उसको पेमेंट करना था बिफोर डिस्काउंट, ठीक है। अब उसने क्या किया, XYZ लिमिटेड ने उसको डिस्काउंट ना देकर, 10% का डिस्काउंट ना देकर उसको रिबेट दिया। रिबेट इन द सेंस, डिस्काउंट होता है एक फिक्स परसेंटेज पर, रिबेट होता है कुछ अमाउंट रिटर्न कर देना। जैसे उसने 10,000 रुपीज़ दिए, 2,000 उसने रिटर्न कर दिए, तो ये हो गया एक तरीके से रिबेट। रिबेट इज अ पेमेंट बैक टू अ बायर, पेमेंट बैक टू अ बायर ऑफ अ पोर्शन ऑफ फुल परचेज प्राइस। इस फुल परचेज प्राइस का कुछ अमाउंट अगर उसको वापस कर देते हैं तो उसको रिबेट कहते हैं। टैक्स में भी जैसे रिबेट मिलता है ना, तो वो एक तरीके से डिडक्शन ही होता है, पूरे प्राइस का डिडक्शन ही होता है, होता डिस्काउंट की तरह ही है, लेकिन एग्जाम्स में लिखने के लिए और एक प्रॉपर उसका मीनिंग समझने के लिए ये डेफिनेशन बुक्स में दी जाती है। जर्नली इट इज़ नॉट गिवन इन परसेंटेज, इट इज़ गिवन एज अ नॉर्मल प्राइस, ठीक है, एक रुपीज़ के फॉर्म में ही उसको दिया जाता है, उसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, जबकि डिस्काउंट में एक फिक्स परसेंटेज होती है। तो बस ये डिफरेंस हम रिबेट और डिस्काउंट में मान सकते हैं। तो अब GST क्या होता है? GST भी एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारी अकाउंटिंग में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर उसको इंक्लूड किया हुआ है कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू उसका समझा जा सके। बाकी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी पूरे GST को समझाने के लिए। तो GST क्या है? व्हेन एनी आइटम इज परचेज्ड बाय अ कस्टमर, GST हैज़ टू बी पेड बाय हिम। देखिए, जब हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं और उसका पक्का बिल लेते हैं, एक नॉर्मल बिल लेते हैं, तो हमें उसके ऊपर GST पे करना होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मर्जर ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। पहले क्या था, जब तक GST लागू नहीं हुआ था, हमें बहुत सारे टैक्स डिफरेंट स्टेजेस पे देने होते थे। सेल्स टैक्स देना होता था, वैट देना होता था, डिफरेंट स्टेजेस पे मल्टीपल टैक्स देने होते थे, जिससे जो है कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स के रूप में चला जाता था। अब एक कॉमन टैक्स बना दिया है, सारे टैक्स को मर्ज करके उसे हम बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो वो एक कॉमन टैक्स है जो सारी ही आइटम्स पे लगा दिया जाता है एक ही बार में, तो जिससे बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती और बार बार टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारी एंट्री। अब एंट्री क्या होती है?
एंट्री मतलब जितने भी अब तक हमने चीज़ें समझी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, उन सभी को अकाउंट बुक्स में शामिल करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं एंट्री। एंट्री मतलब डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है हमारे ट्रांजैक्शंस की, उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। तो व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज कॉल्ड एंट्री। ठीक है। तो अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स मतलब देखिए, हमने किसी को सेल किया कोई सामान, हमने 10 चेयर्स सेल की थी मिस्टर ए को। ठीक है, मिस्टर ए को प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने 10 चेयर्स सेल की थी। तो अब उस 10 चेयर में उसने बोला कि ये 5000 रुपीज़ की थी। ठीक है, उसने बोला कि इसका पेमेंट मैं आफ्टर 2 मंथ्स आपको कर दूंगा। ठीक है, अब 2 मंथ्स के बाद में वो लेट्स से इसका पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो अब कितनी ही ABC लिमिटेड ने अल्टीमेटम भी भेजा, काफ़ी रिकवरी की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं उसका पेमेंट नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे बैड डेट्स। मतलब जो ऐसे डेटर्स जो अब हमें पेमेंट नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, उनको हम डालते हैं बैड डेट्स की कैटेगरी में। वो हमारा एक तरीके से लॉस होता है। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। कोई भी अमाउंट जो इरिकवरेबल है अब हमारे लिए, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेटर, इट इज़ डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। ये क्योंकि हमारा लॉस है, इसीलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बैड डेब्ट्स के साथ आज का सेशन होता है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट विल बी कनेक्टेड मोर, और वेट कीजिए अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच।